लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर बायोजीनियस एग्जाम एक्सेलरेटर प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम लाइफ साइंस सीएसआईआर नेट यूसेट 2024 के लिए प्रैक्टिस सेशन को जो है चला रहे हैं। आज सेशन 7th है और 7th सेशन में हम एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में प्रीवियस ईयर में जो अलग अलग स्टेट में सेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट करके हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। बहुत से एस्पिरेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन था कि 7 जनवरी को यूसेट 2024 का एग्जाम होगा या नहीं। तो सभी के लिए रीसेंट अपडेट ये है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो एग्जाम एजेंसी है उसने यूसेट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 7 जनवरी को ही यूसेट का एग्जाम होगा। बहुत कम दिन बाकी हैं और इन कम दिनों में आप लोगों को बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है, बहुत अच्छा जो है टाइम को यूटिलाइज करना है। तो हम भी बिना टाइम वेस्ट किए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन 7th जो है उसको शुरू करते हैं। सेशन 7th में पहला क्वेश्चन है, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के यहाँ पर पार्ट्स दिए हुए हैं और उनको एक सीक्वेंस में जो है अरेंज करना है। फर्स्ट है वुमेन्स कैप्सूल, सेकेंड है कलेक्टिंग डक्ट, थर्ड है डीसीटी, फोर्थ है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे कहते हैं, और फिफ्थ है डक्ट ऑफ बेलिनी। तो इस रीनल ट्यूब्यूल जो होता है उसमें सही सीक्वेंस में सबसे पहले नंबर पर आता है यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल। फिर उसके बोमेंस कैप्सूल जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका सबसे नियरेस्ट भाग होता है पीसीटी जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं। तो पहले नंबर पर वुमेन्स कैप्सूल आएगा, दूसरे पर पीसीटी। देन थर्ड नंबर पर आ जाएगा डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो लूप ऑफ हेनले के बाद का पार्ट होता है। देन उसके बाद आती है कलेक्टिंग डक्ट एंड लास्ट में होता है 5वें नंबर पर डक्ट ऑफ बेलिनी। तो सही सीक्वेंस होगा सबसे पहले फर्स्ट होगा, देन फोर्थ यानी कि पीसीटी, पहले नंबर पर वुमेन्स कैप्सूल होगा, फिर पीसीटी होगा यानी 1 यहां पर देखना है फर्स्ट है और डी वाले ऑप्शन में भी फर्स्ट है। देन फोर्थ यानी पीसीटी और यहां पर भी फोर्थ है और इसमें भी फोर्थ है। फिर थर्ड नंबर पर डीसीटी यानी अगला सीक्वेंस जो है थर्ड होगा। देन अगला जो सीक्वेंस होगा वो होगा यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट यानी सेकंड वाला और लास्ट में होगा डक्ट ऑफ बेलिनी। तो जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए यानी जो सही सीक्वेंस होगा रीनल ट्यूब्यूल का वो होगा फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which hormone regulates the amount of urine by controlling the rate of water absorption in renal tubule। यानी कौन सा हार्मोन है जो यूरिन की अमाउंट को रेगुलेट करता है। इस तरह से रीनल ट्यूब्यूल में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन, एडीएच एंड प्रोलैक्टिन। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एडीएच। एडीएच ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन हार्मोन। और ये वेसोप्रेसिन हार्मोन जो एडीएच है ये ट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट यानी कि जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं वहां से सीक्रेट होता है। एडीएच जो ये हार्मोन है ये काम करता है किडनी ट्यूब्यूल्स पर जिसको रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये रेनल ट्यूब्यूल से मैक्सिमम वाटर को बॉडी में रिटेन करने का काम करता है, रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, podocytes are cells in the renal corpuscles that podocytes renal corpuscles में एक स्पेसिफिक सेल है जो ऑप्शन ए फॉर्म द आउटर वॉल ऑफ द बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन कैप्सूल की ये आउटर वॉल को फॉर्म करती है। ऑप्शन बी फॉर्म द मसल कोटिंग ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। ऑप्शन सी रैप अराउंड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि जो पोडोसाइट्स होती हैं स्पेसिफिक सेल्स हैं जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुलस के अंदर वहां पर जो है ये पाई जाती हैं पोडोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल इनटेक इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन ड्यू टू। यानी एल्कोहल इनटेक से जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है, अमाउंट है या यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? मोर लिक्विड एंटर द बॉडी, बॉडी में ज्यादा लिक्विड एंटर कर जाता है। डेंसिटी ऑफ एल्कोहल इज लेस देन वाटर, यानी कि जो एल्कोहल की डेंसिटी है वो वाटर से कम है। इट रिड्यूसेस द रिटेंशन
टाइम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और ऑप्शन डी इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ एडीएच। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी अल्कोहल इंटेक से पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से सीक्रेट होने वाला जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था, जिसको हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, इस वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच का जो सीक्रेशन है वो एक तरह से अल्कोहल इंटेक से इनहिबिट हो जाता है। जब एडीएच का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा तो ये किडनी ट्यूब्यूल से ज्यादा वाटर को बॉडी में रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यूरिन की फ्रीक्वेंसी अल्कोहल इंटेक से बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इन चिल्ड्रन हाइपोथायरॉयडिज्म इज एसोसिएटेड विद फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन कलेक्टिवली नोन एज, यानी बच्चों में ये ध्यान रखना है, हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन टर्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड की हाइपो एक्टिविटी या लो एक्टिविटी जिसे हम कह सकते हैं, या लोअर सिक्रीशन या कम सिक्रीशन। तो चिल्ड्रंस में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में मेंटल एंड फिजिकल जो हेल्थ होती है वो रिटार्डेड हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सिंपल गोइटर, मिक्सोएडिमा, क्रिटिनिज्म या डवार्फिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रिटिनिज्म। ये होता है चिल्ड्रन में। अगला क्वेश्चन है, इफ अ वुमन लूजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम शी मे डाई फ्रॉम डिहाइड्रेशन, यानी कोई वुमेन है अगर वो बहुत कम समय में लार्ज अमाउंट वाटर की या लार्ज क्वांटिटी में वाटर को जो है कम टाइम में लूज कर देती है तो उसकी मौत जो है डिहाइड्रेशन से हो सकती है। अब इस कंडीशन में यहां पे लिखा हुआ है, एडीएच कैन हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। एडीएच वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है थ्रू इट्स इंटरेक्शन विद इट्स टारगेट सेल इन। लेकिन कब, जब इसका इंटरेक्शन, यानी कि जब एडीएच हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का इंटरेक्शन इसकी टारगेट सेल के साथ होगा। इसकी टारगेट सेल्स कहां पर होंगी, किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या ओवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा किडनी, यानी कि एडीएच जो है ये किडनी ट्यूब्यूल्स पर काम करता है, जिससे जो है बॉडी से वाटर लॉस बचाया जा सके, यानी वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जा सके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किडनी, यानी कि एडीएच का जो टारगेट ऑर्गन है वो होती है किडनीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन बाइल सिक्रीशन, यानी कि जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोर्ड बाइल होता है उसके सिक्रीशन में कौन सा हार्मोन है जो एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रीटिन, एंटेरोकाइनेज, कॉलिसिस्टोकाइनिन। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, कॉलिसिस्टोकाइनिन। कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है ये गॉल ब्लैडर पर काम करता है, उसको कंट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे बाइल जूस जो है, ये बाइल जो है उसका सीक्रेशन हो सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉलिसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्पर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि एक कंडीशन है टॉर्पर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या विशेषता होती है, ऑप्शन ए, हाई बॉडी टेम्परेचर एंड हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन बी, लो बॉडी टेम्परेचर एंड लो मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन सी, एबिलिटी ऑफ द एनिमल टू टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी सैलिनिटी को टॉलरेट करने की वाइड रेंज की एबिलिटी, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो टॉर्पर जो कंडीशन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है लो बॉडी टेम्परेचर एंड लो मेटाबॉलिक रेट। सही आंसर होगा इसको कहेंगे टॉर्पर कैरेक्टराइज्ड बाय लो बॉडी टेम्परेचर। इस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर भी लो होगा और मेटाबॉलिक रेट भी स्लो होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सम मैमल्स हैव अ स्पेशल थर्मोजेनिक टिश्यू नोन एज, कुछ मैमल्स में स्पेशल थर्मोजेनिक टिश्यूज होते हैं जो बॉडी को वार्म बनाए रखते हैं, गर्म बनाए रखते हैं। तो वो कौन से टिश्यू है, ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी, एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी, एडिपोज टिश्यू एंड ऑप्शन डी, ब्राउन फैट टिश्यू। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। ब्राउन फैट टिश्यू जो होते हैं ये थर्मोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, यानी बॉडी को गर्म बनाए रखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ब्राउन फैट टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू प्लेन ड्वेलर्स, यानी प्लेन में रहने वालों की तुलना में, मैदानी भागों में रहने वाले की तुलना में, रेजिडेंट ऑफ हाई अल्टीट्यूड आर लाइकली टू हैव, जो हाई अल्टीट्यूड में लोग रहते हैं उनमें क्या डिफरेंस होगा।
increased hemoglobin and increased number of RBCs, larger RBCs, elevated body temperature and high breathing rate, reduced hemoglobin and smaller number of RBCs। तो जो हाई अल्टीट्यूड में रहने वाले लोग हैं उनमें जो स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर उनमें होगा, बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर होगा, हाई मेटाबॉलिक रेट के कारण बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा और इसके चलते ब्रीदिंग रेट भी जो होगी वह ज्यादा होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो हाई अल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों के लिए सही है, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर एंड हाई ब्रीदिंग रेट। अगला क्वेश्चन है स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ दीज पार्ट या पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? पार्ट मतलब फर्स्ट जो दिखा रखा है ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम या सीकम। तो नीचे जो है यहां पर चार ऑप्शन है, ए और बी, सी एंड डी। इनमें से हमें एक राइट कॉम्बिनेशन चूज करना है। ऑप्शन ए में है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम, या ऑप्शन बी में है सभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम और सीकम, या सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, या फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं ये तीन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूओडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती भाग होता है जहां पर जो है कई सारे फूड स्टफ का डाइजेशन होता है। जेजुनम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है जहां पर स्पेशली फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। और इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक तरह से पोस्टीरियर पार्ट या सबसे लास्ट का हिस्सा कहते हैं। जो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ है ये सीकम, ये एक तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का शुरुआती भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ऑल्दो पेनक्रियाज इज द साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। जो पेनक्रियाज है वहां पर कई सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो स्टोर रहते हैं। These enzymes do not act on pancreatic tissues, बट ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, ये जो पेनक्रियास के पेनक्रिएटिक टिश्यूज होते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं करते हैं। क्योंकि ऑप्शन ए, दे आर नॉट रिलीज्ड फ्रॉम पेनक्रियास, ये पेनक्रियास से रिलीज नहीं होते हैं। देयर सबस्ट्रेट इज एब्सेंट इन पेनक्रियास, उनके सबस्ट्रेट जो है पेनक्रियास में एब्सेंट होते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रो एंजाइम, ये प्रो एंजाइम के फॉर्म में होते हैं। नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये ऐसे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, प्रो एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम्स को अदर एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट होने के बाद ही अपना एक्शन करते हैं। तो एक्टिवेट ये उस पर्टिकुलर साइट पर होते हैं जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए पैनक्रिएटिक टिश्यू पर इनका कोई भी एक तरह से एक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक, यानी ह्यूमन स्टमक में इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना है? स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, प्लाज्मोडियम या हेलिकोबैक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये स्टमक में रहने वाला एक बैक्टीरिया है और मोस्ट ह्यूमन में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये कई सारे डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक पेप्टिक अल्सर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हेलिकोबैक्टर जो है ये ह्यूमन स्टमक में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोरी साइकिल अकर्स इन दीज ऑर्गन, यानी कोरी साइकिल कौन सी ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलेगी? लिवर एंड किडनी में, मसल्स एंड लिवर में, लिवर एंड पैनक्रियाज में या पैनक्रियाज एंड मसल्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मसल्स एंड लिवर में। यानी कि जो हेवी एक्सरसाइज के दौरान जो भी लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है उस लैक्टिक एसिड को वापस से जो है एक तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होता है कोरी साइकिल में, और ये जो साइकिल है ये पाई जाती है मसल्स एंड लिवर में। तो इसलिए जो है कोरी साइकिल के लिए ऑप्शन बी जो है वो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाज इज मेनली रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, यानी पेनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका रेगुलेशन इनमें से किस हार्मोन के द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन, गेस्ट्रिन, रेनिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कॉलीसिस्टोकाइनिन।
कॉलिसिस्टोकाइनिन जो कि गॉल ब्लैडर के कंट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसके एक्शन से बाइल का सीक्रेशन होता है, यही हार्मोन कॉलिसिस्टोकाइनिन जो है ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो पैनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉलिसिस्टोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, एमेलोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ, यानी कि एमेलोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें इनमें से किसका प्रोडक्शन और मैच्योरेशन होता है। तो क्या स्पर्म का होता है, या ओवा का होता है, या टीथ के एनामल का होता है, या प्रोटीन जो केराटिन होती है हमारी नाखून और बालों में उसका होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी टीथ में इनेमल का प्रोडक्शन और उसकी जो है एक तरह से दांत पर लेयरिंग होना, उसका मैच्योरेशन होना एमेलोजेनेसिस कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। एसर्शन ए है, एंटेरोकाइनेज एक हार्मोन है, एक्ट्स ऑन ट्रिप्सिनोजन एंड कन्वर्ट्स इट टू ट्रिप्सिन, यानी कि एंटेरोकाइनेज एक ऐसा हार्मोन है जो एक तरह से इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन पर काम करता है और इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव ट्रिप्सिन में। तो एक एसर्शन ये है। रीजन है, एंटेरोकाइनेज ब्रेक द लाइसिल बॉन्ड इफ देयर आर 3 एसिडिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज बिफोर इट। तो इसके लिए ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation. Both assertion and reason true but R is not correct explanation. C ऑप्शन है A is true यानी assertion सही है और R false है, और ऑप्शन डी है A false है और R true है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि असर्शन और रीजन जो है तो दोनों ही सही है। एंटेरोकाइनेज एक ऐसा हार्मोन है जो ट्रिप्सिनोजन पर काम करता है और उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। रीजन, एंटेरोकाइनेज जो है वह ब्रेक कर देता है लाइसिल बॉन्ड को इफ देयर आर 3 एसिडिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज बिफोर इट, ये भी सही है। और जो रीजन है वो असर्शन का एक तरह से सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ एडीएच डिक्रीज्ड इज, वह कंडीशन क्या होगी जिसमें एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल जो है वो डिक्रीज्ड हो जाएगा। उस एंडोक्राइन कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस या कुशिंग सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच का जब डिक्रीज्ड सिक्रीशन होगा, ये डिक्रीज्ड लेवल होगा, तो एडीएच जैसे कि अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में आया था, एडीएच काम करता है रेनल ट्यूब्यूल पर, यानी नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उस पर। इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं उसमें से मैक्सिमम वाटर को जो है बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर लेता है। अगर इसका लेवल पहले से ही कम होगा, यानी कि बॉडी में वाटर की रिटेंशन नहीं हो पाएगी और जो मैक्सिमम वाटर है वो यूरिन के फॉर्म में लॉस होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस, जब एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या लॉट ऑफ वाटर जो है ये यूरिन के फॉर्म में लॉस हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं एडीएच के लेवल कम होने से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम हो पाता है या ना के बराबर हो पाता है, जिससे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस जो है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, या जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ जो एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डायबिटीज इंसिपिडस। अगला क्वेश्चन है, soon after parturition in higher primates which one of the following hormone is responsible for milk ejection, यानी कि हायर प्राइमेट्स में पार्चुरेशन के बाद कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन या ऑप्शन डी एचसीजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। यानी ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा हुआ है मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन का इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीटोसिन जो है ये मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनके कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। मेमोरी ग्लैंड के कंट्रैक्शन से मिल्क जो है वो सीक्रेट होता है या इजेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन।
यहीं पर अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात आती है कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तब आंसर होगा प्रोलैक्टिन। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ऑक्सीटोसिन, जो कि मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से होता है, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस से होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये तो कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है, और एचसीजी जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में यहाँ 4 फैक्ट हैं, बताना है कौन सा इसके साथ सही मैच करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, नो, अभी बताया था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट होता है, ना कि हाइपोथैलेमस से। ऑप्शन बी प्लेज अ मेजर रोल इन प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि ये इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस को प्रिपेयर करता है। ऑप्शन सी is solely responsible for the development of secondary sexual character, no it is also wrong, all of the above। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूटेराइन वॉल जो कि एंडोमेट्रियम जिसे बोलते हैं उसके थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यूटेराइन वॉल को एक तरह से फर्टिलाइज्ड ओवा या फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन के लिए वॉल को प्रिपेयर करता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो होगा वो होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो किसी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऑप्शन यहां पर फर्स्ट है थाइमस ग्लैंड, यानी थाइमस ग्लैंड तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। द असाइनी ऑफ द पैनक्रियाज, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है वो है एसाइनी ऑफ द पैनक्रियाज, यानी पैनक्रियाज के जो है एक पैनक्रियाज एक तरह से मिक्स ग्लैंड है, इसमें जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही पार्ट होते हैं। तो एंडोक्राइन पार्ट जो इसका होता है वो होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है वो होते हैं एसाइनी ऑफ द पैनक्रियाज, ये जो है एक तरह से पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है जो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करती है या डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन करती है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है वो है ऑप्शन बी, द एसाइनी ऑफ द पैनक्रियाज। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग oogenesis, यानी oogenesis के दौरान, यानी कि जब oogenesis गैमेटोजेनेसिस की एक प्रोसेस है, यानी गैमेटोजेनेसिस जिसमें कि गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, और यहां पर oogenesis की प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है ओवा का। ओवा की फॉर्मेशन या oogenesis के दौरान अ ग्रुप ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल फॉर्म अ कवरिंग अराउंड द डेवलपिंग एग सेल, यानी कि जो एग सेल होती है डेवलपिंग एग सेल उसके अराउंड जो है ग्रैन्युलोसा सेल जो है एक कवरिंग जो है वो फॉर्म कर लेती है। दिस सेल्यूलर कवरिंग इज नोन एज, इस सेल्यूलर कवरिंग को क्या कहा जाता है। जोना ग्रैन्युलोसा, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन सी, यानी कि जो ग्रैन्युलोसा सेल की एक कवरिंग जो हो जाती है एग सेल के अराउंड उसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। यहां पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहां पर ये बीचों बीच एक का न्यूक्लियस है, ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म वाला है, यहां पर अंदर एक लेयर दिख रही है ये है जोना पेल्यूसिडा, और यहां पर बाहर ये जो आपको बहुत सी सेल्स दिख रही होंगी ये कहलाती हैं कोरोना रेडिएटा, एक तरह से एक कवरिंग को फॉर्म कर रहे हैं, इसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये एक हाइलुरोनिक एसिड से एक दूसरे के साथ बहुत ही फर्मली चिपकी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्म जो है ओवा को फर्टिलाइजेशन के लिए अप्रोच करता है तो स्पर्म के हेड वाले पार्ट में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हाइलुरोनिडेज एंजाइम। वो एंजाइम इस हाइलुरोनिक एसिड को एक तरह से डिसॉल्व करने का काम करता है, और ये जो आपस में चिपकी हुई सेल्स हैं यहां पर इन सबको सेपरेट करने का काम करता है, जिससे जो स्पर्म है वह जो है फर्टिलाइजेशन के लिए इसके अंदर एंटर कर सके। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट की प्रोसेस को कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स टू प्रोड्यूस 200 स्पर्म्स आर, यानी अगर जो है
गैमेटोजेनेसिस हो रहा है और 200 जो है स्पर्म की प्रोडक्शन होनी है, तो 200 स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन कितने होंगे? 400 होंगे, 200 होंगे, 100 होंगे या 50 होंगे? टोटल स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं 200 और एक गैमेटोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं 4 स्पर्म। तो इस तरह से आप कह सकते हैं 200 अगर टोटल स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं तो इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो आंसर बराबर निकल के आ जाएगा 50। यानी अगर जो है 200 स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके लिए 50 मियोटिक डिवीजन होंगे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन एक्सप्रेशन of a flower color in the F1 generation of Snapdragon is referred as, यानी Snapdragon में फ्लावर का कलर जो F1 जनरेशन में अपीयर होता है उसको क्या कहेंगे? डोमिनेंट, रिसेसिव, नाइदर डोमिनेंट नॉर रिसेसिव या को डोमिनेंस। तो स्नैपड्रैगन में F1 जनरेशन में क्या हुआ था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, यहां पर एक तरह से रेड फ्लावर्ड प्लांट का जो है एक तरह से व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में दोनों का ही एक तरह से इंटरमीडिएट कलर पिंक अपीयर हुआ था। यानी इसमें जो है इस फिनोमिना में ये शो हो रहा है कि ना ही यहाँ पर रेड कलर के जो जीन है वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाए और ना ही जो व्हाइट कलर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो इस तरह से यहाँ पर नाइदर डोमिनेंट नॉर रिसेसिव, यानी कि ना ही डोमिनेंट की फिनोमेना यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिली, ना ही रिसेसिव की, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए हो जाएगा सही आंसर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Random changes in allelic frequency within a small population is known as, यानी कि एक छोटी पॉपुलेशन के अंदर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी में जो रैंडम चेंजेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, एलिलिक म्यूटेशन, हेटेरोसिस, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि बाई चांस जो है एलील फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशंस आना। तो रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी बाई चांस अगर जो है एलील फ्रीक्वेंसी में जो है रैंडम चेंजेस आ जाते हैं तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा सही आंसर। तो प्रैक्टिस सीरीज के 7th सेशन में इतने ही क्वेश्चन हैं। आगे भी आप चैनल के साथ बने रहें जिससे आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएं। अपनी तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखें और पूरी तरह से तैयार रहें कि 7 जनवरी को ही यूसेट 2024 का एग्जाम होगा। आज एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो सारे कवर हो चुके हैं और अब अगले वीडियो में हम 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे लाइफ साइंस का। इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें और जल्दी ही उसका वीडियो इस चैनल पर अपडेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।